बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंडेफिनिट टेंसेस पर बात करेंगे। इससे पहले आप कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में जान चुके हैं। यानी इन टेंसेस का जो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होता है वो आपने सीखा, और इन फिक्रों को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। आप जानते हैं कि काम की हालत को देख के हम टेंसेस की जो 4 क्लासेस बनाते हैं वो यही वाली होती हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इनमें जो चौथी काम की हालत होती है या टेंसेस की जो चौथी क्लास हम बनाते हैं वो होते हैं इंडेफिनिट टेंसेस। इन टेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है, इनको हम पहचानते किस तरह से हैं और इनको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में किस तरह से कंपोज किया जाता है, ये हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है। आगे चलने से पहले आप एक दफ़ा इन फिक्रों को देखें। हम नमाज पढ़ रहे हैं और हम नमाज पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि जब भी हम टेंसेस में किसी फिक्रे को लेकर डिस्कस करते हैं तो उसमें 2 चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस होता है। यानी एक तो हम देखते हैं कि उस फिक्रे में जो काम है उस काम का टाइम कौन सा है, यानी ज़माना कौन सा है, और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि उस काम की हालत क्या है, यानी स्टेट ऑफ एक्शन क्या है। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये किस टेंस का फिक्र है और इसको फिर हमने किस स्ट्रक्चर में कंपोज करना है। तो आप देखें इन दोनों फिक्रों के अंदर इन दोनों चीज़ों को, टाइम और एक्शन, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। पहला जो फिक्रा है इसको देख के आप फ़ौरन बता देंगे कि इस फिक्रे में टाइम क्या है और स्टेट ऑफ एक्शन क्या है। हम नमाज पढ़ रहे हैं, आप फ़ौरन बताएंगे कि ये प्रेजेंट, इसमें काम का ज़माना है, और स्टेट ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो वो कंटिन्यूअस है, इस फिक्रे के अंदर काम जारी हालत में है। दोनों चीज़ों का आपको पता चल गया। अब दूसरा फिक्रा देखें, हम नमाज पढ़ चुके हैं। इसके अंदर भी इन दोनों चीज़ों के बारे में आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि इस फिक्रे में भी काम का जो ज़माना है वो प्रेजेंट है और काम की जो हालत है वो परफेक्ट यानी मुकम्मल हालत में है, काम ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर मैं इस फिक्रे को इस तरह से लिखूं, हम नमाज पढ़ते हैं, अब इसके अंदर भी आप इन दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, टाइम और एक्शन, तो आप देखेंगे कि एक चीज़ का तो आपको पता चल जाएगा कि इस फिक्रे के अंदर जो टाइम है वो प्रेजेंट है, लेकिन इस फिक्रे में जो स्टेट ऑफ एक्शन है, जो काम की हालत है, उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा, वो आप पहचान नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पहचान पाएंगे? क्योंकि इस फिक्रे में काम की हालत वाज़ेह नहीं है। मतलब कहने वाला जो ये बात कर रहा है वो काम की हालत के बारे में बताना ही नहीं चाहता। वो सिर्फ ये कह रहा है कि हम नमाज पढ़ते हैं, यानी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। इस वक्त जब ये बात की जा रही है ये मौजू ही नहीं है, ये मौजू बहस ही नहीं है कि काम की हालत क्या है। सिर्फ ये पूछा गया, ये बात हो रही है कि काम होता है या नहीं होता है, तो हम नमाज पढ़ते हैं। ये हमारी एक रूटीन है, हमारी एक हैबिट है, ये हमारी एक रोज़मर्रा की जो मामूल की चीज़ें हैं ये उनका एक हिस्सा है। यानी इसमें काम के जारी होने का या काम के मुकम्मल होने का जिक्र ही नहीं हो रहा, तो इसलिए इस फिक्रे के अंदर काम की हालत को वाज़ेह किया ही नहीं जा रहा, सिर्फ काम के होने या ना होने की बात हो रही है। अब देखिए, एक लफ्ज़ होता है इंग्लिश में डेफिनेट, जिसका मतलब होता है यकीनी और बहुत वाज़ेह। इसका उलट होता है इनडेफिनेट, यानी गैर यकीनी, गैर वाज़ेह और मुबहिम। इस फिक्रे के अंदर चूँकि काम की हालत गैर वाज़ेह है, मुबहिम है, गैर यकीनी है, पता ही नहीं है कि काम की हालत क्या है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक इनडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। यानी इसमें ज़माने का पता है लेकिन काम की हालत का नहीं पता। ऊपर वाले जो 2 फिक्रे हैं उनमें आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। पहले फिक्रे में काम अपनी जारी हालत में है, हम नमाज पढ़ रहे हैं। दूसरे फिक्रे में काम अपनी मुकम्मल हालत में है, हम नमाज पढ़ चुके हैं, लेकिन हम नमाज पढ़ते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम इस काम को करते हैं। बस यही बात हो रही थी कि करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन कर रहे हैं, कर चुके हैं, ये मौजू ही नहीं है। लिहाजा इस फिक्रे में बस इतना बताया जा रहा है कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ काम को करता है, बस इस एक्शन के होने ना होने की बात हो रही है, इसलिए हम इसको एक इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा कहते हैं। ज़माना इसमें आप देख रहे हैं वो प्रेजेंट है, लिहाजा ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो गया। दूसरा, हम बच्चों को बताते हैं बाज़ औक़ात इन फ़िक्रों को पहचानने के लिए कि इनके आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह इस तरह के अल्फाज उर्दू में देखने में आते हैं, तो पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। इसी तरह से पास्ट में देखें कि हमने नमाज पढ़ी।
अब देखिए इसमें ये नहीं कहा जा रहा कि हम नमाज पढ़ रहे थे या हम नमाज पढ़ चुके थे, यानी काम की हालत के बारे में नहीं बताया जा रहा। बस ये बताया जा रहा है कि गुज़रे ज़माने में, पास्ट में, कल परसों या घंटा पहले, 2 घंटे पहले हमने इस काम को किया, हमने नमाज पढ़ी। हम पढ़ रहे थे, पढ़ चुके थे, ये बात ही नहीं हो रही, बस यही बात हो रही थी कि पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो हम कह रहे हैं जी हमने नमाज पढ़ी। इसी तरह से फ्यूचर में देख लें, हम नमाज पढ़ेंगे, यानी इसमें आप ये नहीं देख रहे कि हम नमाज पढ़ रहे होंगे या हम नमाज पढ़ चुके होंगे। वो अगर होते तो उनमें तो काम की हालत वाज़े होती, लेकिन इस फिक्रे में काम की हालत के बारे में बताया ही नहीं जा रहा। हम नमाज पढ़ेंगे मतलब ये कन्फर्म है, ये तसल्ली है कि हम इस काम को करेंगे। यही बात हो रही है कि काम ये होगा या नहीं होगा, तो होगा जी, हम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ रहे होंगे, पढ़ चुके होंगे, इतना डिटेल में, इतना माइन्यूटली हमें इस काम के एक्शन के मतलब जो हालत है उसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही हमसे किसी ने पूछा है। तो आने वाले दौर में हम इस काम को करेंगे। इस फिक्रे के अंदर भी काम की हालत जो है वो वाज़े नहीं है, गैर वाज़े है, इनडेफिनेट है, लिहाजा ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा हो गया। अब इनको इंग्लिश में कंपोज करना है, और इंग्लिश में कंपोज करते हुए आप थोड़ा याद करें, आपने जो 9 टेंसेस पहले पढ़े हुए हैं, उन 9 टेंसेस के अंदर आपने 2 वर्ब की फॉर्म्स को इस्तेमाल किया है। यानी उन 9 में से जो 6 कंटिन्यूअस टेंसेस, यानी 3 सिंपल कंटिन्यूअस और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन 6 टेंसेस के अंदर आपने एक ही वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की थी, और वो थी ING वाली फॉर्म। यानी उन 6 के 6 टेंसेस में काम चूँकि अपनी जारी हालत में था, इसलिए आपने उनके अंदर इस्तेमाल किया वर्ब की ING वाली फॉर्म को। इसी तरह से जो 3 आपने और टेंसेस पढ़े जिनको परफेक्ट हम कहते हैं, उन तीनों टेंसेस के अंदर भी आपने एक ही वर्ब की फॉर्म को इस्तेमाल किया, और वो थी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी उन तीनों में चूँकि काम अपनी मुकम्मल हालत में था, तो हमने इस्तेमाल किया वर्ब की थर्ड फॉर्म को। यानी सिर्फ 2 वर्ब की फॉर्म्स लेके हम 9 टेंसेस को कंपोज कर चुके हैं। अब हमारे पास ये 3 टेंसेस बाकी रह गए हैं जिनको हम इंडेफिनिट कहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और जो वर्ब की फॉर्म्स हमारे पास बाकी रह गई हैं वो 2 हैं, एक फर्स्ट फॉर्म और एक सेकंड फॉर्म। तो अब साफ तरह उन दोनों फॉर्म्स को इन तीनों टेंसेस के अंदर डिवाइड करेंगे, तो ये 4 वर्ब की फॉर्म्स और 12 टेंसेस, ये हमारा सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। तो अब जो 2 वर्ब की फॉर्म्स रह गई हैं उनको इन तीनों टेंसेस में किस तरह से एडजस्ट करना है, तो इसके लिए आप ये ज़हन में रखें कि जो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट का इंडेफिनिट, यानी 12 टेंसेस में से सिर्फ एक पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, वाहिद एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। ये दूसरा फिक्रा है, एक दफ़ा आप इसको देखें, हमने नमाज पढ़ी, इसके अंदर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करना है। तो इसको कंपोज करें, वी ऑफर्ड प्रेयर, वी ऑफर्ड प्रेयर, यानी ऑफर्ड आप देख रहे हैं ये सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पे एक बात ये भी ज़हन में रखना, आपसे अगर कोई पूछे कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इनको हम फ़िक्रों के अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि जब हम एक ही वर्ब की फॉर्म को एक से ज़्यादा टेंसेस के अंदर यूज़ करते हैं तो वो सारे एक ही तरह के बन जाते हैं। मतलब वर्ब की फॉर्म ने कौन सा ज़माने के बारे में बताना होता है, वो तो सिर्फ काम की हालत बताती है कि ये जारी है जी, ये मुकम्मल है, तो वो सारे एक ही तरह की बनते हैं। फिर हम ज़माने के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए, फ़िक्रे की एक पहचान बनाने के लिए, ताकि पता चले कि ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है, हम उन फ़िक्रों के अंदर पुट करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। वो आप जानते हैं सारे टेंसेस में डिफरेंट होते हैं, उनसे फिर पता चल जाता है कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है। लेकिन आप देखें ये जो पास्ट इंडेफिनिट अब हम बना रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही इस्तेमाल होती है, ये और किसी टेंस में नहीं आती। यानी आप देखें अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ होती ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो क्या इस सेकंड फॉर्म के साथ किसी हेल्पिंग वर्ब को लगाने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। यानी इस सेकंड फॉर्म को देख के हमें दोनों चीज़ों का ही पता चल जाएगा कि ये फ़िक्रा पास्ट का भी है
और ये इंडेफिनिट का भी है, यानी सेकंड फॉर्म होती ही पास्ट इंडेफिनिट में है। या तो ऐसे होता ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म एक से ज़्यादा टेंसेस में यूज़ हो रही होती तो फिर कोई कन्फ्यूजन का इम्कान था, फिर हम हेल्पिंग वर्ब्स लगा के अलग-अलग करते, पता चलता कि ये पास्ट का, ये प्रेजेंट का, ये फ्यूचर का, ये फलां ज़माने का है। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती ही पास्ट इंडेफिनिट में है, लिहाजा हमें इसके साथ किसी हेल्पिंग वर्ब को लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस सेकंड फॉर्म को देख के हमें ये भी पता चल रहा है कि ये इंडेफिनिट टेंस है और ये भी पता चल रहा है कि ये पास्ट का है। तो ये तो मुकम्मल हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट फिक्रा बन गया, हमने नमाज पढ़ी, वी ऑफर्ड प्रेयर। इसी तरह से अब आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट रह गया और फ्यूचर इंडेफिनिट रह गया और हमारे पास वर्ब की फॉर्म्स अब बाकी बची हैं सिर्फ एक, फर्स्ट फॉर्म। तो ये दो टेंसेस रह गए हैं, तो अब साफ से रहे उसी फर्स्ट फॉर्म को इन दोनों टेंसेस के अंदर यूज़ करना है। जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है उसमें भी फर्स्ट फॉर्म और जो फ्यूचर का इंडेफिनिट है उसमें भी फर्स्ट फॉर्म को ही इस्तेमाल करेंगे। तो बनाए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया वी ऑफर प्रेयर, वी ऑफर प्रेयर, ऑफर फर्स्ट फॉर्म लगा के। फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो फ्यूचर इंडेफिनिट भी देखें वी ऑफर प्रेयर, वी ऑफर प्रेयर। अब आप देखेंगे कि ये दोनों फिक्रे सेम ही बन गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी वी ऑफर प्रेयर और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी वी ऑफर प्रेयर। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है क्योंकि दोनों में फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे नहीं हमें पता चलेगा कि इनमें से प्रेजेंट का इंडेफिनिट कौन सा है और फ्यूचर का इंडेफिनिट कौन सा है, क्योंकि सेम ही बन गए हैं। तो यहाँ पे फिर हमें हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत पेश आएगी। ये चूँकि दो फिक्रे हैं जो आपस में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं फर्स्ट फॉर्म की वजह से, तो इनको फिर अलग-अलग करने के लिए, इनकी एक पहचान बनाने के लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर को अलग-अलग रखने के लिए हम ये करते हैं कि जो फ्यूचर का इंडेफिनिट होता है उसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स लगा देते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है उसमें जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते ही नहीं हैं। तो मकसद तो इन दोनों को अलग-अलग करना ही है ना। तो फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब्स में लगाते हैं वो होते हैं विल और शैल फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी वी शैल ऑफर प्रेयर। अगर इस तरह से कर दें तो वो जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है वो है वी ऑफर प्रेयर। वो फिक्रा अब इस फिक्रे के साथ कंफ्यूज नहीं होगा, यानी अगर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ विल या शैल इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो वो फ्यूचर का इंडेफिनिट है। अब आप इन तीनों फिक्रों को देखें तो तीनों अलग-अलग हो चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देख रहे हैं वी ऑफर प्रेयर, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ। पास्ट इंडेफिनिट में देख लें वी ऑफर्ड प्रेयर, सिर्फ सेकंड फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और फ्यूचर में देख लें वी शैल ऑफर प्रेयर, यानी इसमें भी फर्स्ट फॉर्म है लेकिन इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ शैल भी लगा हुआ है। और ये शैल क्यों लगाया है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आ रही है। अगर ये शैल ना लगाएं तो ये फिक्रा उसके साथ कंफ्यूज हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि ये किस ज़माने का फिक्रा है। तो शैल और विल लगा के इसको फ्यूचर होने का इसका एक टच दे रही हैं, इसकी एक पहचान बना रही हैं कि पता चले कि ये किस ज़माने की बात हो रही है। तो हम नमाज पढ़ेंगे, वी शैल ऑफर प्रेयर, हम नमाज पढ़ते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वी ऑफर प्रेयर। तो ये इन तीनों फिक्रों का जो स्ट्रक्चर है इसको आप जहन में बिठा लें। इसी तरह आप एक मिसाल और लें कि डाकिया ख़त तकसीम करता है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अगर मैं कहूँ डाकिया ख़त तकसीम कर रहा है, आपको फ़ौरन पता चलेगा कि ये प्रेजेंट का है और कंटिन्यूअस है। डाकिया ख़त तकसीम कर चुका है, ये भी आप फ़ौरन पहचान लेंगे कि प्रेजेंट का है और परफेक्ट है। लेकिन हमने एक ऐसा फ़िक्रा बनाना है जिसमें काम की हालत वाजे ना हो, तो वो यही वाला है कि डाकिया ख़त तकसीम करता है। अब करता है का क्या मतलब है, यानी इस वक्त जब मैं आपको बता रहा हूँ वो इस काम को कर रहा है या कर चुका है, ये बताया जा रहा है इस फिक्रे के अंदर, नहीं बताया जा रहा है, यानी काम की हालत को वाजे नहीं किया जा रहा। वो तकसीम करता है, ये उसकी एक ड्यूटी है, वो इसको कब सर अंजाम देता है, इस वक्त वो इस काम को कर रहा है नहीं कर रहा है, ये इस फिक्रे के अंदर मौजूद नहीं है। पास्ट में हम बना रहे हैं डाकिये ने ख़त तकसीम किए, गुजरे ज़माने में कल डाकिये ने इस काम को किया। यही किसी ने पूछा था कि उसने ये ख़त तकसीम किए या नहीं किए, तो हमने जवाब दे दिया कि डाकिये ने ख़त तकसीम किए। डाकिया ख़त तकसीम कर रहा था या कर चुका था, ये इस फिक्रे के अंदर बताना हमारा मकसद ही नहीं है, ना ही किसी ने पूछा है।
तो डाकिया खत तकसीम करेगा, ये फ्यूचर का हो गया। डाकिया खत तकसीम कर रहा होगा, ये कंटिन्यूअस होता। डाकिया खत तकसीम कर चुका होगा, ये फ्यूचर का परफेक्ट होता। लेकिन ये बात ही नहीं हो रही, काम की हालत के बारे में मौजू ही नहीं है हमारी बहस का। यही है कि वो इस काम को करेगा या नहीं करेगा। तो करेगा जी, डाकिया खत तकसीम करेगा। तो ये फ्यूचर का इंडेफिनेट जिसमें काम की हालत जो है वो गैर वाज़ेह है, मुबहिम है। तो इन फ़िक्रों को आप इंग्लिश में आप कंपोज करें तो ये ज़हन में रखना, ये प्रेजेंट के इंडेफिनेट में एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको अपने ज़हन में बिठानी है। वो ये है कि अगर जो सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर सब्जेक्ट हो ही हो, शी हो, इट हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, आई और यू को छोड़ के, ये भी सिंगुलर ही होते हैं लेकिन इनको छोड़ के कोई भी वाहिद सब्जेक्ट हो, तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ बस एक रूल बना हुआ है कि सीन की या जी की आवाज़ आनी चाहिए। यानी उस लफ्ज़ के साथ उसमें जो वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करना चाहिए। ये बस एक रूल है। इसकी लॉजिक क्या है ये तो मुझे नहीं पता। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको अहमियत दी जाती है। अब देखिए, डाकिया जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसमें अगर आपने कहना डाकिया खत तकसीम करता है, ये तो आपको पता है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन उस फर्स्ट फॉर्म के साथ अब चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है आपने एस का इजाफा करना है। यानी डिवाइड, ये इसमें वर्ब है तो आप डिवाइड्स करेंगे। यानी आप कहेंगे द पोस्टमैन डिवाइड्स द लेटर्स। अगर आप डिवाइड की जगह पे डिलीवर्स लगा लें फिर भी ठीक है। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स। यानी अगर पोस्टमैन की जगह पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता, यानी मैं कहता कि वो एक से ज़्यादा लोग हैं, वो ख़त तकसीम करते हैं, तो मैं कहता दे डिलीवर द लेटर्स। यानी डिलीवर बोलता, इसके साथ एस ना बोलता। लेकिन चूंकि डाकिया एक सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, द पोस्टमैन आ रहा है, इसलिए मैंने लिखा द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स। बस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने ये छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि ही, शी, इट हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो जो वर्ब लगाएं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करें। क्योंकि उस वर्ब की फॉर्म के साथ जब हम बोलते हैं तो सा और जा इन दोनों में से कोई आवाज़ उसके साथ शामिल होनी चाहिए। ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक रूल है। तो इसी तरह से पास्ट में देखें, डाकिया ने ख़त तकसीम किए। अब आप जानते हैं इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाना है, हेल्पिंग वर्ब तो लगाना ही नहीं है पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप लिखें द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर्स, द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर्स। इसी तरह से फ्यूचर में आ जाए, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है लेकिन इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ विल और शैल को भी इस्तेमाल करना है। तो डाकिया खत तकसीम करेगा, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। ये फ्यूचर का इंडेफिनिट बन गया। इसी तरह से आप कुछ और मिसालें लें, वो एक फैक्ट्री में काम करता है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट। आप देखिए वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, काम कर चुका है, ये नहीं बता रहे, बस ये बता रहे हैं कि वो काम करता है एक फैक्ट्री में। बस ये बात हो रही है कि करता है या नहीं करता, ये कहाँ काम करता है, ये एक फैक्ट्री में काम करता है। काम की हालत क्या है ये इस फिक्रे में बताना हमारा मकसद नहीं है। तो हम कह रहे हैं ही। अब ये ही आप देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने आगे जो वर्क लिखना है उस वर्क के साथ एस शामिल करके बोलना है। यानी ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, हेल्पिंग वर्ब तो लगाना नहीं है, लेकिन उस फर्स्ट फॉर्म के साथ चूंकि ही आ रहा है सब्जेक्ट के तौर पे आपने एस को ज़रूर बोलना है। और इसी तरह से पास्ट में देखें, कल मैंने अपने दोस्त से मुलाकात की, कल मैंने अपने दोस्त से मुलाकात की, मुलाकात कर रहा था, कर चुका था, ये मौजू नहीं है। तो पास्ट का इंडेफिनिट, आई मेट माई फ्रेंड येस्टरडे, आई मेट माई फ्रेंड येस्टरडे। ये मीट की सेकंड फॉर्म मेट यूज़ कर रहा हूँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो लगाना ही कोई नहीं है, तो बस सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई मेट माई फ्रेंड येस्टरडे। फ्यूचर में देखें, वो अपनी बहन की मदद करेगी,
वो अपनी बहन की मदद कर रही होगी, कर चुकी होगी, ये नहीं बता रहे, वो इस काम को करेगी। बस यही बात हो रही थी कि वो उस काम को करेगी या नहीं करेगी, तो करेगी जी, वो अपनी बहन की मदद करेगी। शी विल हेल्प हर सिस्टर, ये फ्यूचर का इंडेफिनिट बन गया। कुछ और मिसालें देख लें। सूरज मशरिक से निकलता है, आप देखें ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, ये जो आलमगीर सच्चाइयाँ होती हैं, ये आपको पता है ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद होती हैं। इनको ना तो किसी इलाके में महदूद किया जा सकता है, ना किसी ज़माने में महदूद किया जा सकता है। इसलिए इस तरह के जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। मैं जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूसेजेस के बारे में बताऊंगा तो फिर कुछ और चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये देखें, सूरज मशरिक से निकलता है, दी सन, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। और ये आप देखिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट चूँकि सिंगुलर है तो आपने जो राइज इसके साथ वर्ब लगाना है, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन उसके साथ एस भी ज़रूर लगाना है, क्योंकि दी सन आप देख रहे हैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो दी सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। अब ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। द अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे हैं। पास्ट में देखें, हम कल 8 बजे कॉलेज पहुँचे, हम कल 8 बजे कॉलेज पहुँचे, पहुँच रहे थे, पहुँच चुके थे, ये नहीं हम बता रहे। तो येस्टरडे वी रीच्ड कॉलेज एट 8, येस्टरडे वी रीच्ड कॉलेज एट 8। और मैंने अदालत में सच बोला, मैंने अदालत में सच बोला, सच बोल रहा था, बोल चुका था, मतलब पास्ट में एक काम हुआ, हुआ या नहीं हुआ यही बात हो रही थी, तो मैंने अदालत में सच बोला। आई स्पोक द ट्रूथ इन दी कोर्ट, ये सिर्फ सेकंड फॉर्म लगा के आप जानते हैं कि पास्ट के इंडेफिनिट में हमने इन फिक्रों को बनाना होता है। तो आई स्पोक द ट्रूथ इन दी कोर्ट। फ्यूचर में बनाएं, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच इंग्लिश, आई शैल टीच इंग्लिश। शैल के बाद आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा के मैं इस फिक्रे को कंपोज कर रहा हूं। और हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाएगी, द गवर्नमेंट विल कंट्रोल टेररिज्म, द गवर्नमेंट विल कंट्रोल टेररिज्म। ये विल के बाद आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के मैं फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस को कंपोज कर रहा हूं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है इंडेफिनिट टेंसेस, यानी इनको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में किस तरह से कंपोज करते हैं और इनकी पहचान क्या होती है। एक दफ़ा मैं रिफ्रेश करा दूं, यानी ये वो टेंसेस होती हैं, ये वो फिक्रे होती हैं जिनमें काम की हालत वाज़े नहीं होती, इसीलिए इनको इंडेफिनिट कहा जाता है। यानी पता ही नहीं होता कि काम की हालत क्या है। काम की हालत को वाज़े करना मकसद भी नहीं होता बात को करने वाले का, वो सिर्फ ये बताता है कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ काम को करता है, फ़लाँ आदमी ने फ़लाँ काम किया और फ़लाँ आदमी फ़लाँ काम को करेगा, यानी कर रहा है, कर रहा था, कर चुका था, कर चुका होगा, कर रहा होगा, यानी इस तरह करके काम की हालत को वाज़े करना मकसद नहीं होता। तो इनको इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे कहते हैं। और इसके बाद आपने इनका जो वर्ब्स की डिवीज़न है वो आप देख लें, दो वर्ब की फॉर्म्स हैं जो इन तीनों टेंसेस के अंदर हम डिवाइड करते हैं। जो पास्ट का इंडेफिनिट होता है उसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि सेकंड फॉर्म और कहीं पे यूज़ होती नहीं है, लिहाजा इसको देख के पता चल जाता है कि ये इंडेफिनिट का है और ये पास्ट का है, इसलिए इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब्स को लगाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। तो पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और फ्यूचर इंडेफिनिट है उसमें फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब्स को भी इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लगाए जाते, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज़ किया जाता है। फ्यूचर में जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ विल और शैल को लगा के उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कंफ्यूज होने से बचाया जाता है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होती है लेकिन फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म के साथ विल और शैल भी मौजूद होते हैं। तो ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इन चीज़ों को, अच्छी तरह से आप इनको अपने ज़हन में बिठा लें, थोड़ी प्रैक्टिस करें, इंडेफिनिट टेंस के कुछ फिक्रे लेके उनको इंग्लिश में कंपोज करने की प्रैक्टिस करें। और एक छोटी सी बात उसको भी रिपीट कर लें कि प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट टेंस होता है इसमें एक एक्स्ट्रा काम हमें करना पड़ता है, वो ये होता है कि अगर सब्जेक्ट
ही हो, शी हो, इट हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, आई और यू को छोड़ के तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, और ये सिर्फ होता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंसेस में, बाकी में नहीं होता। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत हद तक इन चीज़ों की समझ आ चुकी है। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी ज़ुबान में फ्लुएंसी आएगी और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन टेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, उसके लिए भी कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।